हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ में लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री की एंड आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आज हम केमिस्ट्री की क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल के एक टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले आपको रिवीजन करवा देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो 1931 के अंदर पॉलिंग महोदय ने कहा था कि किसी भी परमाणु के द्वारा अणु या यौगिक में जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनको जो है अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे Cl2 है तो Cl इसके अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो है एक दूसरे के ऊपर आंशिक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। लेकिन HCl में क्या हो जाएगा, Cl के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H के ऊपर पॉजिटिव। फिर मैंने बताया था कि पॉलिंग मापक्रम जो है वो क्या फॉर्मूला देते हैं। जो पॉलिंग महोदय हैं उन्होंने एक स्केल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि XA माइनस XB यानी दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो होता है 0.208 अंडर रूट एनर्जी ऑफ A एंड A बॉन्ड B एंड माइनस अंडर रूट एनर्जी ऑफ AA एंड एनर्जी ऑफ BB। ठीक है। फिर मैंने बताया था मूल्यांकन मापक्रम क्या कहता है। तो मूल्यांकन मापक्रम के बराबर विद्युत ऋणात्मकता अगर किसी तत्व की निकालनी है तो ये कहते हैं कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको जो है विद्युत ऋणात्मकता मिल जाएगी। अगर किलो जूल मोल इन्वर्स में निकालनी है तो 540 का डिवाइड करेंगे। अब अगर मैं पोलिंग और मूल्यांकन के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आपके पोलिंग महोदय के अकॉर्डिंग जो विद्युत ऋणात्मकता आ रही है बराबर हो जाती है किसके, मूल्यांकन अपॉन में 2.8 के। और पोलिंग महोदय के अनुसार क्या हो जाएगी विद्युत ऋणात्मकता, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 5.6। और एक ये फॉर्मूला और है कि हमारे जो है पॉलिंग महोदय के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है 0.336 इंटू जो मूल्यांकन महोदय के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणात्मकता माइनस 0.615। फिर ऑलरेड और रॉसो विधि के अनुसार क्या है, जो अलग से फॉर्मूला है वो क्या था कि ऑलरेड या ऋषि के ऑलरेड या जो रॉसो है उसके अकॉर्डिंग विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपन आर स्क्वायर। जेड इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश और आर स्क्वायर का मतलब है जो उसकी कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक तो त्रिज्या होती है उसके बारे में। ठीक है। फिर यहाँ दो रिलेशन आ जाते हैं हमारे पास। पॉलिंग की विद्युत ऋणात्मकता बराबर क्या हो जाएगी 0.359 इंटू XAR यानी कि ऑलरेड या रॉसो विधि के अनुसार विद्युत ऋणात्मकता प्लस 0.774। ठीक है। फिर आपका X मूल्यांकन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 1.06 इंटू 1.06 XAR यानी कि ऑलरेड और रॉसो के अनुसार कितनी विद्युत ऋणात्मकता है प्लस 2.82। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सैंडरसन मापक्रम के अनुसार क्या होती है D/DI। डी क्या होता है, विद्युत परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसके बारे में, और DI होती है सम इलेक्ट्रॉनिक अकीर्य गैस का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व। उसका भी एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये रहा। फिर हमने बात करी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक ऑर्डर की, किसके लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। परमाणुवीय त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीकरण अवस्था जिस प्रकार से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। फिर हमने बात करी थी अणु में जो हमारा परमाणु है वो कौन सा संकरण लेकर के बैठा हुआ है, उस संकरण की अवस्था के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आपका S कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो जाएगी ज़्यादा। जैसे sp के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर sp2 में, फिर sp3 में, और उसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया था। फिर आपको बताया था किसी भी आवर्त के अनुदिश जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो परमाणुवीय आकार जो है वो क्या होता है, घटता जाता है, तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इससे बढ़ेगा। और वर्ग के अनुदिश अगर हम देखें तो जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की तुलना में परमाणुवीय आकार में वृद्धि अधिक होती है और इस कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है वो घटता जाता है। 18वें वर्ग में उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कितना है, 0 होता है। ठीक।
फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें पहला था धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। तो जो अधात्विक गुण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है धात्विक गुणों के। यानी धात्विक गुण अगर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो धात्विक गुण घटेगा। सहसंयोजक बंध में आंशिक जो आयनिक गुण होते हैं उसके लिए एक पूरा फॉर्मूला दिया गया है कि आपके प्रतिशत आयनिक लक्षण अगर पूछा जाए किसी भी बॉन्ड में, बताइए इसमें आयनिक कितने गुण है और इसमें कोवेलेंट गुण जो है वो कितने हैं, तो आप फॉर्मूला होगा 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। इससे आपको जो है प्रतिशत आयनिक लक्षण के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है अब आगे की दोस्तों। तो हमने आयनिक प्रतिशत तक की बातें कर ली, अब हम समझेंगे बंध सामर्थ्य के बारे में कि बंध सामर्थ्य होता क्या है और ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो अब आपका टॉपिक जो थर्ड इसका अनुप्रयोग है वो आप लिखेंगे, और थर्ड अनुप्रयोग क्या है? बंध सामर्थ्य। बंध सामर्थ्य। ठीक है, तो बंध सामर्थ्य के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बंध सामर्थ्य है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सहसंयोजक बंध है, अगर दोस्तों आपके सपोज करिए कोई HCl है, इसके अंदर सहसंयोजक बंध होगा, तो इस बंध से बंधे हुए जो हमारे परमाणु है कौन कौन से हैं? H और Cl। इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जैसे जैसे बढ़ेगा दोस्तों, वैसे वैसे इस बॉन्ड के लिए बंध सामर्थ्य यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व दोनों ही बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका अंतर बढ़ेगा अगर, तो क्या होगा? बंध सामर्थ्य, क्या? बंध सामर्थ्य व उसके साथ साथ स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर आप इसको पूरा का पूरा लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सहसंयोजक बंध में बंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्य और स्थायित्व दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर जो दोनों परमाणु उपस्थित है उन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें तो आपके पास में एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, आपका HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI। H तो इसके अंदर कॉमन है,
यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नहीं पता, आप ए मान के चलो, लेकिन मैंने FCl का तो ऑर्डर लिखवाया था ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? F की। तो F और H का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर H और Cl का, फिर HBr का, फिर HI का। तो जहाँ ज़्यादा डिफरेंस वहाँ ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी भी वहीं ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आप जो है डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ये ऑर्डर है किसका? तो ये ऑर्डर है आपके बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य तथा स्थायित्व का कर्म। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इसके अनुप्रयोग की ओर। और इसका जो अगला अनुप्रयोग आता है वो आता है जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इनकी आपके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपका इनकी जो है अम्लीय और क्षारीय प्रकृति कैसी है, इनका एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो किस प्रकार डिसाइड होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कौन सा अनुप्रयोग है? चौथा अनुप्रयोग आप लिखेंगे ऑक्साइड की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। ठीक है, तो ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति क्या होती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय जो प्रकृति होती है उसके लिए तो केवल आपको एक डिफरेंस का याद रखना है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको पूरी चीज लिखवा देता हूं। तो आप लिखेंगे कि आवर्त के अनुसार जब हम लेफ्ट से राइट और जाने पर, अगर आप किसी पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो आपके 7 पीरियड है उनके अंदर हम अगर लेफ्ट से राइट और बढ़ते हैं तो जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति यानी जो ऑक्साइड है उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, तो एसिडिक अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जबकि वर्ग के अनुदिश, यानी अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं तब, तो वर्ग के अनुदिश ऊपर यानी टॉप से बॉटम, टी से बी, टॉप से बॉटम बढ़ने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति यानी बेसिक नेचर, ठीक है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। क्या होता है? बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो ऑक्साइड होते हैं उन ऑक्साइड में अगर हम किसी पीरियड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और अगर हम किसी ग्रुप में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो उसकी क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? और आप यहाँ पर एक बात याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास ऑक्साइड जो है वो इस टाइप का है, ऑक्साइड ऐसा आपको दे रखा होगा,
M2OX, ठीक है। ऐसा ही भाई कोई एक ऑक्साइड होगा, जैसे MgO है, Al2O3 है, SiO2 है, P2O5 है, SO3 है, Cl2O7 है, N2O है, इस प्रकार के, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस जो भी M है आपका, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है 2.3 के, तो आपका जो ऑक्साइड होगा, क्या ऑक्साइड, वो कैसा होगा? तो आपका ऑक्साइड होगा सार्य प्रकृति का, बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? सार्य प्रकृति का होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए, और नेक्स्ट आ जाती है कि अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, और जो भी ये आपका M है भाई, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से कम हो, तो आप कहेंगे क्या कि आपका ऑक्साइड जो है वो कैसा होगा? तो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ में आ गई बात? कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? जो भी दो तत्व है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 2.3 से ज़्यादा है तो सार्य प्रकृति, 2.3 से कम है तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका अनुप्रयोग आता है फिफ्थ, और फिफ्थ अनुप्रयोग क्या आता है कि अगर हमें दो तत्व हैं जिनसे हमारा अणु बना, और उन अणु के मध्य जो लंबाई है उनका पता लगाना हो, यानी A और B कोई दो अलग से परमाणु है, तो A और B के बीच जो बंध बनेगा उस बंध की लंबाई का परिकलन करना हो या ज्ञात करनी हो, तो A बॉन्ड B बंध की बंध लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तो हम जो है दो परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध की लंबाई ज्ञात करने में भी किसका उपयोग कर सकते हैं? विद्युत ऋणात्मकता का। कैसे सर? तो देखो, अगर आपके पास में कोई दो तत्व है A और B, और उनके मध्य बॉन्ड बन गया AB, तो इसकी दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम A की रेडियस लेंगे, तत्व B की रेडियस लेंगे, माइनस कर देंगे 0.09 गुणा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये क्या है? A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और XB क्या है? तो ये है हमारे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है? ये है रेडियस, क्या है? त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ A, ये किसकी रेडियस है? तो ये है हमारे रेडियस ऑफ B। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप A और B के मध्य बने हुए बंध की अगर लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसकी त्रिज्या अलग अलग पता हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो हम जो है आपके बंध की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा 6th नंबर पर इसका जो अनुप्रयोग आता है वो हमारे अनुप्रयोग है बंध कोण ज्ञात करने में। क्या करने में? बंध कोण ज्ञात करना, यानी जो हमारा एक अणु है उसके दो परमाणुओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है उसे कहते हैं बंध कोण। और वो बंध कोण अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपके पास सपोज करिए ऐसा कोई अणु आ गया ABX। तो अगर ABX अणु है तो इस अणु में अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता घटने पर, अगर आप B की विद्युत ऋणात्मकता घटती जा रही है तो बंध कोण घटने पर, बंध कोण यानी कि एंगल जो बन रहा है, या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल बढ़ता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके
जो बी परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका बॉन्ड एंगल है या जो बंध कोण है वो बढ़ता है। और दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा ए बी एक्स ही है, लेकिन इस अणु में ए बी एक्स अणु में ए की, यानी अगर केंद्रीय परमाणु की, जिस परमाणु के चारों तरफ अलग अन्य परमाणु लगे रहते हैं उसे हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु है मान लो ए, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने पर बॉन्ड एंगल घटता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? घटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी एक्स अगर एक अणु है, उस अणु के अंदर अगर जो साइड में लगे हुए परमाणु है जैसे बी है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घट रही है तो बंध कोण क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अगर आपका जो केंद्रीय परमाणु है, जिस परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणु जो बी लगे हुए हैं, तो जो ए है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो हम ये कहेंगे कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? घटता जाएगा। यानी कि केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? बंध कोण। लेकिन जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं, जो इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बंध कोण। इसका हम एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो NH3 और एक हमने लिया NF3। बताइए भाई, सेंट्रल एटम तो कौन है? N ही है। बचा कौन? साइड वाले, इधर है H, इधर है F। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की, H से। तो ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी? सराउंडिंग एटम की, तो मैंने क्या बोला था? बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बंध कोण बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बंध कोण घटेगा। तो यहाँ पर बताओ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? एफ की। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो एच के लिए ज़्यादा आएगा एफ से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऑब्वियस सी बात है पूछने भी चाहिए। तो और अगर इसकी वैल्यू बताऊँ, आपको नहीं निकालने को बोलेगा, आपको जस्ट ऐसे याद रखनी है तो आप शौक से याद रख सकते हैं। इनकी वैल्यू NF3 की जो है वो होती है 102 डिग्री और NH3 की होती है 107 डिग्री। लेकिन सिर्फ आपसे तो ऑर्डर पूछा जाएगा कि किसके अंदर बंध कोण ज़्यादा है, किसके अंदर बंध कोण कम है। तो आपको मैंने बता दिया है ना, बंध कोण ज़्यादा किस में होगा? जिसके सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। और अगर केंद्रीय परमाणु अलग अलग है, जैसे ये तो क्या था? केंद्रीय परमाणु एक ही था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो साइड वाले परमाणु देखेंगे हम, जैसे इसमें H था और इसमें F था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है? F की, इसलिए बंध कोण किसका ज़्यादा होगा? H वाले का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर हमारे केंद्रीय परमाणु अलग अलग हो, जैसे NH3, PH3, AH3 और SBH3, NPS सब भिखारी, यहाँ विस्मित और आ सकता है। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास में क्या है? सराउंडिंग एटम तो सभी जगह H H ही है, ये H, ये भी H, ये भी H, ये भी H। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर बढ़ती जाती है दोस्तों या घटती जाती है? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आप किसी भी वर्ग में नीचे जा रहे हो तो वर्दी जो है उसके आकार में होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटती जाएगी। तो हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखें तो क्या आएगा? नीचे जाने पर घटता जाएगा, यानी N सबसे ज़्यादा, फिर P सबसे ज़्यादा, फिर AS सबसे ज़्यादा, फिर SB सबसे ज़्यादा। और अब आपको बता दिया मैंने पीछे ही कि अगर केंद्रीय परमाणु A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पर
जो एंगल बढ़ रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता हुआ ही आएगा, यानी एन के लिए सबसे बड़ा, फिर पी के लिए, फिर ए एस के लिए, फिर एस बी के लिए। तो यही ऑर्डर हम यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा बॉन्ड, देखो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NH3, फिर PH3, फिर हो जाएगा ASH3 और फिर आ जाएगा SBH3। समझ में आ गई बात। तो ये बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है ये भी आपको याद रखना है, और ये किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि आपके आगे अगर इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकें। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट एक और अनुप्रयोग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला हमारा अनुप्रयोग कौन सा होगा, 6th या 7th नंबर पर, तो 7th नंबर का। तो आप लिखिए 7th नंबर पे अनुप्रयोग है अणुसूत्र लिखना। अणुसूत्र यानी कि आपका क्या लिखना है दोस्तों, अरे क्या लिखना है, एटॉमिक फॉर्मूला कह सकते हैं हम यहाँ पर जो है लिखने जा रहे हैं। तो अणुसूत्र लिखना। अब अगर आप अणुसूत्र लिख रहे हो तो सर अणुसूत्र लिखने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लेना देना, तो आपको बता दूं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे बाद में लिखा जाता है। मतलब आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बाद में वो एटम कहाँ आएगा, बाद में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है अगर किसी एटम की, तो पहले आप उसे लिखते हैं किसमें, उसके अणुसूत्र में, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसका भी एग्जाम्पल देखकर ही हमें जो है पता लगेगा। कई बार क्या होता है कि हमें पूछ लिया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसूत्र सही है, उसमें सब चीज़ें सही होती है लेकिन इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता, तो हम उसको जो है गलत कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए जैसे हमारे पास नाम देखे होंगे, हम लिखते हैं NaCl, ऐसे ही हम लिखते हैं ClF, ये इसका एग्जाम्पल है। और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं OF2 है, फिर आपका इसका एग्जाम्पल आ जाएगा Cl2O है, फिर आपके इसके एग्जाम्पल आ जाएगा NH3, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो अब, लेकिन क्या होता है कई बार जो है आपको कहीं पर ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिले तो आप उसको याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ, अब देखो अधिक विद्युत ऋणी कौन सा है दोस्तों, मैंने क्या बोला, ज़्यादा है तो बाद में आना चाहिए, लेकिन NH3 में ज़्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, N की, लेकिन N से तो पहले आ रहा है। तो भाई देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बाद में आना चाहिए था, यानी होना तो चाहिए था H3N, लेकिन ये पहले से ही प्रचलन में है तो NH3 भी आपका सही गिना जाएगा। ऐसे ही NCl3, ये सब जो है अधिक होने के कारण भी हम इनको जो है पहले नहीं लिख करके बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रचलित है, ऑलरेडी पहले से ये प्रचलन में चले आ रहे हैं। तो आप इनको जो है क्या करेंगे, छेड़छाड़ इनके साथ में नहीं करनी है, जो चला आ रहा है उसे आप चलते रहने देना है। आपको तो केवल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये ऑर्डर नियम पूछ सकते हैं कि जनरल नियम क्या है, तो आप ये याद रखेंगे और जनरल नियम को ही आप फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी आपको उसके एक्सेप्शन तो केवल याद रखने हैं कि NH3 होता है, ऐसे ही आपका NaCl3 होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आज दोस्तों आप लोगों के ये जो आवर्त सारणी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी अनुप्रयोग थे, जो भी आपके टर्म्स थे, सब कुछ कंप्लीट होता है। अब केवल इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है मैं बाद में लाऊंगा, पहले हम स्टार्ट कर देंगे एस ब्लॉक को, ताकि मैं जो है केमिस्ट्री के जितने भी एक्सेप्शंस है जो आपके सिलेबस में है, उन एक्सेप्शंस को एक साथ एक वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि आपको बार बार एक्सेप्शन के लिए अलग अलग वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, और एक्सेप्शंस के जो रूल है वो भी उसी एक्सेप्शनों के साथ कवर हो जाए, ताकि आपको बार बार परेशान होना नहीं पड़े, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है स्टार्ट, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज मैं अपने अनुसार अपना ऑर्डर फॉलो करूंगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय दोस्तों।